40,000 करोड़ का नुकसान उठाती है क्रेडिट स्विस। प्रॉब्लम यह है कि क्रेडिट स्विस ने ये नुकसान अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स, ऑडिटिंग, इंटरनल फ्रॉड, इनके कारण नहीं, किसी एक ट्रेडर के कारण उठाया हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार भैया एक ट्रेडर इतना कैसा नुकसान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। बाय द वे, बहुत लोगों को अगर कंटेक्स्ट नहीं पता तो क्रेडिट स्विस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, फेमस, ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है और ये 150 साल की हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार क्रेडिट स्विस को इतना बड़ा नुकसान एक ट्रेडर के कारण हुआ है। वेल, यूजुअली इंसान जब रिच होता जाता है तो उसकी एक आदत रहती है कि वो कंजर्वेटिव होते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वॉरेन बफेट सर को देख लीजिए। बर्कशायर हैथवे, जिसका कैपिटल साइज इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो आज भी 150 बिलियन डॉलर्स, 150 बिलियन डॉलर को कैश में रख के बैठे हुए हैं, ये कह के कि यार मेरे को सस्टेनेबल, सूटेबल अपॉर्चुनिटी लास्ट कुछ सालों से मिल ही नहीं रही है स्टॉक्स में डालने के लिए, तो मैं साइडलाइंस पे बैठा हूँ। लाइकवाइज, गिवन एन ऑप्शन, बिल गेट्स अगर इंडिया आते हैं, सेंसेक्स निफ्टी में ट्रेड करने आते हैं, तो वो तो हर दिन हीरो जीरो खेल के अपना कैपिटल 20 गुना कर सकते हैं, लेकिन ही इज रियली वेरी हैप्पी विद अ कंपाउंडिंग रेट ऑफ 10 to 12%। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब मेरे को रोज अपना पैसा डबल करना है। तो ये एक चीज देखी गई है कि मैक्सिमम लोग आफ्टर अ सर्टेन लेवल जब बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो दे वांट टू सस्टेन दैट रिचनेस, वो धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं जिस ट्रेडर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट था। वो जितना ज्यादा कैपिटल बढ़ता गया उतना ज्यादा रिस्की होने लग गया। इनफैक्ट ये वो व्यक्ति है जिसने मात्र 2 दिन में, जी हाँ, मात्र 2 दिन में अपने पूरे कैपिटल को ब्लो अप किया, पूरे जिंदगी भर के कैपिटल को। और वो कैपिटल छोटा मोटा नहीं था, वो कैपिटल था 20 बिलियन डॉलर्स। कितना होता है आईएनआर में कमेंट्स में लिख के देखना, तब आपको पता लगेगा। 20 बिलियन डॉलर्स इन जस्ट 2 days। इनफैक्ट इतिहास में इसको रिकॉर्ड किया गया है, किसी भी इंडिविजुअल ने इतने जल्दी इतना ज्यादा पैसा इतने कम समय में नहीं गवाया। ब्लूमबर्ग ने तक इस चीज के बारे में बात करी थी। वेल, अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो आज हम एक हेज फंड इंडस्ट्री के ही एक चैप्टर को उठाने वाले हैं, एक ट्रेडर। और हाँ, ये 20 बिलियन डॉलर इस ट्रेडर के खुद के थे। आप बोलोगे कि बहुत सारे क्लाइंट्स के पैसे मैनेज करोगे, नहीं। तो दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग कि एक व्यक्ति जमीन से उठता है, जमीन से उठने के बाद 20 बिलियन डॉलर कमाता है, लेकिन 20 बिलियन डॉलर उड़ा देता है। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी गलती उस व्यक्ति ने करी, वो कौन व्यक्ति था जिसने ये सब सारी चीजें करी, क्या है इसके पीछे की कहानी, सारी समझने की कोशिश करेंगे। वेल, बाय द वे, आप लोगों को बता दो इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया में। जी हाँ, साउथ कोरिया के एक बहुत ही गरीब घर में पैदा होता है एक शख्स। उस शख्स के पिताजी के पास नौकरी नहीं रहती है, घर में बच्चे भी हैं, घर में बीवी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की तंगी चल रही है। तो इस बंदे ने गरीबी देखी हुई थी अपने घर पे, पार्ट टाइम शिफ्ट बड़ा करते रहते थे। लेकिन उसके बाद इसके पिताजी की लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि इसके घर वाले क्रिश्चियनिटी को काफ़ी फॉलो करते हैं। अप्लाई करते करते पिताजी को पास्टर का रोल चर्च में मिल जाता है और इसके बाद इनका विश्वास भगवान पे कुछ ज़्यादा बन जाता है। इनफैक्ट ये क्रिश्चियनिटी को इतना ज़्यादा फॉलो करने लग जाता है बिकॉज इनको ये लगता है कि यार अगर मैं ईश्वर की श्रद्धा करता हूँ तो हमारी फैमिली का ग्रोथ होगा। एंड दैट वाज प्रीटी एविडेंट, क्योंकि वही चीज़ हो रही थी। 1982 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपने पिताजी के साथ ये आ जाते हैं, लेकिन बिकॉज ये जगह नहीं थी और इनको अंग्रेजी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम साउथ कोरिया, तो कहीं ना कहीं इनको वार्तालाप करने में प्रॉब्लम हो रही थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे, दोस्त जिस स्कूल में रखा गया वहां पर मजाक बना रहे हैं। 16 साल की उम्र में ये सब सहना पड़ रहा है। बंदा थोड़ा हताश और निराश रहता है। लेकिन उसके बाद बिकॉज घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो पार्ट टाइम जॉब करने का निर्णय लेता है। और वो पार्ट टाइम जॉब कहाँ पे करता है? मैकडॉनल्ड्स। यूएस में एक बहुत बड़ा कल्चर है, वहां पर एक एडिशनल जॉब करना या कोई भी काम ना बड़ा या छोटा नहीं होता। ये स्टेटस सिंबल वाली चीज केवल हमारे देश भारत में होती है, बिकॉज इन आवर कंट्री वी आर नॉट अ वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी, वी आर अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर सड़क पे जाके वेजिटेबल बेचेगा तो उसी के फैमिली वाले उसका मजाक बनाएंगे, जबकि हो सकता है वो वेजिटेबल बेच के या वड़ा पाव बेच के पढ़े लिखो लोगों से ज्यादा कमा लें। बट स्टिल यहाँ पर हम वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी नहीं है, हम स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। लेकिन यूएस में ऐसी चीज़ नहीं होती है। प्लस तंगी चली रही थी तो भाई साहब गए और किसी तरह से कमाने की कोशिश कर रहे थे। वेल, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस व्यक्ति का नाम था बिल हुआंग। और ये व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा कोहराम मचाने वाला है इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। तो मैकडॉनल्ड्स में काम करते करते, लोगों से वार्तालाप करते करते, कॉन्वर्सेशन करते करते इनको इंग्लिश भी आ जाती है। तो रातों रात तो नहीं सीखी, बट नाइट में ये शिफ्ट करते थे, दिन में पढ़ाई करते थे और धीरे धीरे नहीं ये सारी चीज़ें सीखने लग गए। धीरे धीरे अपने पढ़ाई का खुद एक्सपेंसेस देने लग गए और अपना ग्रेजुएशन के बाद इन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन भी गया कार्नेगी मेलन से और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके क्वालिफाई वहाँ से कर गए।
अब जब ये वहाँ से निकले थे तो यूएस में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। जो भी इमिग्रेंट्स रहते थे, इमिग्रेंट्स मतलब कोई एक देश छोड़ के दूसरे देश पे आता था तो उनको अच्छे से फेवर नहीं किया जाता था। ये गोरों की ना बड़ी पुरानी आदत है, ये बाहर से आए हुए लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। आप बोलोगे कि नहीं अब तो यूएस में मामला बदल गया, तो भैया यूएस में प्रोमिनेंट पोजीशंस में हमारे इंडियंस इतने आ गए, एशियंस आ गए, इसी चक्कर में कर लिया। अदरवाइज मन में तो वो रेशियस फीलिंग रखते ही हैं। ये जब आप उधर जाते हो तब आपको ये पता लगता है। एनीवेज नथिंग अगेंस्ट द कॉमन मासेस, बट ये चीज़ होती है, काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये दिमाग में रहती है। तो बिकॉज ये इमिग्रेंट थे तो इनको ना इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करना था, बिकॉज इनको ये एक चीज़ दिख गई थी कि भैया इस दुनिया में अगर टिकना है तो पैसा चाहिए, भले ही मटीरियलिस्टिक ना हो लेकिन पैसा जरूर चाहिए, बिकॉज पैसा है तो रिस्पेक्ट है, रुतबा है। पर इमिग्रेंट थे इसलिए इनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने जैसे तैसे अप्लाई करके इन्होंने सोचा कि भैया टॉप प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही है तो क्या हो गया, मैं एक जनरल कंपनी में काम करता, तो ह्यूंडई सिक्योरिटीज़ नाम की एक कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू करा। वहाँ पर सिक्योरिटीज़ लेना बेचना, थोड़ा एनालिटिकल काम करना, ये सारी चीज़ें करी। लेकिन अपने जीवन से वो खुश नहीं थे। उनको किसी तरह से ये था कि यार मेरे को किसी तरह फटाफट स्केल अप करना है। और उसी समय पे उन पे नज़र पड़ती है जूलियन रॉबर्टसन का। जूलियन रॉबर्टसन उस समय पे चलाते थे टाइगर हेज फंड। जिन लोगों को नहीं पता, हेज फंड की दुनिया में इनको एक मास्टर माना जाता है, बिकॉज ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब ये इस इंडस्ट्री में आए थे तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और सारे लोगों से मिला के इन्हें $200 मिलियन पूल किया था। और केवल 20 साल में इस $200 मिलियन को इन्हें $20 बिलियन अपने स्किल्स, अपने ट्रेडिंग स्किल्स, अपने एनालिसिस के बेसिस पे चला दिया था। तो इनको ना बहुत ज़्यादा माना जाता है। इनफैक्ट टाइगर फंड्स आपने बहुत बार सुना भी होगा, देश विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम FIIs और DIIs का जिक्र करते हैं तब भी टाइगर फंड की बात होती है। और इनफैक्ट टाइगर हेज फंड के जो ये जूलियन रॉबर्टसन थे, जो कि एक बहुत ही स्टार और शातिर ट्रेडर थे, इनकी एक खासियत बात थी, ये चलाते थे कब्स, टाइगर कब्स। अब ये टाइगर कब क्लब क्या होता है, तो बेसिकली टाइगर के बच्चों को कब कहते हैं। तो ये जिसको भी ट्रेन करते थे, अपना मेंटी बनाते थे, सिखाते थे, वो उनके कब्स बनते थे। और आज भी माना जाता है कि हेज फंड की दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग रूल कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं, जो सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं, जिनके एसेट अंडर मैनेजमेंट 50, 100, $200 बिलियन हैं, वो टाइगर कब्स ही हैं सबसे ज्यादा। तो जूलियन रॉबर्टसन की नज़र पड़ती है इस बंदे पे, और ये देखते हैं कि यार बंदा तो है, तो टैलेंटेड है, तो चलो बंदे को लेके आया जाए। तो इस बंदे को वो लेके आते हैं, अपने अंदर रिसर्च एनालिस्ट के रोल पे रखते हैं। और पहली बार बिल एक सही जगह पर पहुंच जाते हैं। तो बिल वैंग उनके अंदर करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, बढ़िया सीखते भी हैं, पैसा बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इनको एक समय चाहिए रहता है जहाँ पर कि अपने स्किल्स को पोर्ट्रे कर सके। तो इस समय पे जो टाइगर फंड रहता है, टाइगर हेज फंड, उसको एशियन मार्केट्स में एंटर करना रहता है। तो ये बिल वैंग को बोलते हैं कि बॉस तुम जाओगे वहाँ पे, बिकॉज तुम एशियन हो, तुम्हारी कहीं ना कहीं एक नॉलेज होगी वहाँ पे। और बिल वैंग को यही मौके की तलाश थी। उनको पता था कि यार एशियन मार्केट को तो मुझसे अच्छा कोई जान नहीं सकता, तो इसी चक्कर में वो निकल लिए। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक बहुत ही छोटा कैपिटल जो बिल वैंग को दिया गया था, उसको एक बहुत बड़ा कैपिटल इधर ही बनाया हुआ था। इनफैक्ट एशियन मार्केट के चक्कर में ही विदिन 3 years टाइगर फंड जो था, टाइगर ग्लोबल फंड था, वो दुनिया की उस समय की 2nd बिगेस्ट हेज फंड बन गई। अब जस्ट इमेजिन करो, बिकॉज एशियन मार्केट में आने के बाद उस समय पे ना .com का एरा चल रहा था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जो चाइना और इधर बाकी सारे इंडिया हो गए, चाइना हो गए, यहाँ पर जो थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, और उसी चक्कर में उन्होंने तगड़ा वाला पैसा बना दिया था। अब इसके बाद क्या होता है कि यार टाइगर वाले बोलते हैं, जो मतलब इनके गुरुजी होते हैं, इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, अपना यूनिट क्यों एक अलग सा ही यूनिट बना के इनको दे देते हैं, टाइगर एशिया फंड करके, जिसको बिल वैंग संभालेगा। और बिल्कुल बिल वैंग के लिए मतलब इससे बढ़िया क्या ही मौका हो सकता है कि एक खुद का फंड हाउस जहाँ पर वो खुद हेज फंड मैनेजर बन सकते हैं, वो उनको दे दिया गया। सो मार्च 24, 2000 पे जब बिल्कुल .com बबल का एकदम पीक चल रहा था, उस समय पे इन्होंने अपने टाइगर एशिया के इन्वेस्टमेंट्स को भी बेच दिया, विच इज़ अ वेरी परफेक्ट टाइमिंग, जिसके कारण इनका रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये थोड़ा एनोनिमस होकर रहते थे, ये पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहते थे कि मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, इस तरह से। तो अब इनको मिल गया टाइगर एशिया फंड, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, रिटर्न्स बढ़िया चला रहे, सब कुछ बता के बढ़िया चला रहे। लेकिन 2008 में एक इंसिडेंट होता है। हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ अपने चैनल पे, 2008 क्राइसिस, अभिषेक कर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो 2008 का रिसेशन आ गया, जो हम लेमन ब्रदर क्राइसिस कहते हैं, वो आ गया।
अब इस समय पे क्या हो गया था कि देखिए एक रिसेशन आ रहा है, पूरा मार्केट अगर शॉर्ट सेलिंग पे चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक मोटा मोटी बिल वैंग ने भी सोचा कि यार पूरा मार्केट जब नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग करने में ही ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो इन्होंने बोला यार शॉर्ट करते हैं। अब यूजुअली इससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा पेनी स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स को शॉर्ट करते थे। तो क्या होता है कि जब भी मार्केट रिसेशन में जाता है पेनी स्टॉक्स और ये सारे स्टॉक्स ना बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जो बढ़ते भी 3-4 गुना है लेकिन एक एक हफ्ते में पूरे गिर जाते हैं। पर इस बार इनकी नज़र पड़ गई वॉक्सवैगन पे। वॉक्सवैगन जो गाड़ी चलाते हैं उस पे चले गई, तो इन्होंने धनाधन 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 शॉर्ट्स मारे उसमें और बहुत तगड़े लेवरेज लेके इस पे शॉर्ट्स बना दिए थे। 5x लेवरेज लेके इन्होंने शॉर्ट्स बना दिए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी काउंटर पे सबसे बड़ा शॉर्ट स्क्वीज आ गया उस समय का, और इनफैक्ट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बन गए टेम्पररीली वॉक्सवैगन, जितने स्पीड से वो वहां पे भगी। 2008 में जब रिसेशन चल रहा था सारी कंपनीज नीचे, वॉक्सवैगन ऊपर चले गई। अब इसके चक्कर में टाइगर एशिया को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो क्लाइंट्स ने भी बड़े परेशानी करी, रोना धोना शुरू किया और फिर टाइगर एशिया को बंद करने का फैसला लिया गया। क्लाइंट्स इसलिए भी अनहैप्पी थे कि उन्होंने बोला भैया जब नाम ही टाइगर एशिया है तो तुमको एशियन स्टॉक्स में पैसा लगाना था, वॉक्सवैगन में क्यों चले गए। लेकिन ये ना इनका एट्रीब्यूट था, बिल क्या ये पहले से एट्रीब्यूट था कि भाई इनको रिस्क लेने में बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट जो इनका मिस्टेक था वो 2012 में इनने कर दिया। तो 2012 में क्या कर दिया कि इन पे कुछ एलिगेशंस लगने लग गए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इन पे एलिगेशन ये लगने लग गया कि ये काफ़ी सारे छोटे स्टॉक्स को पंप कर देते हैं और फिर वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। अब इस एलिगेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंगली आप समझ सकते हो। जिस तरह के रिस्क बिल ने लिए, मैं नहीं चाहता बिल्कुल आप उस तरह के रिस्क लें, और ये आप सीख सकते हैं किताब से। एक किताब का नाम है स्टॉक मार्केट में रिस्क कैसे ले, जो मैंने खुद ने जब सुना कुकू एफएम पे तो मेरे काफी सारे मिथ्स अराउंड मार्केट क्लियर हुए, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर हुए। अगर आपको लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट पसंद आई है तो ये किताब आपको जरूर पसंद आएगी, जो कि कुकू एफएम पे अवेलेबल है। कुकू एफएम पे आप कभी भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जब भी आप जिम कर रहे हैं, चल रहे हैं, कभी भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पे 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है। हर मंथ यहाँ पे 2400 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट ऐड हो रहा है। बेस्ट चीज ये है कि कुकू एफएम आपको दे रही है 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट उनके फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पे। केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है, मेरा कोड AK50 यूज करना है और आप अवेल कर पाएंगे ये डिस्काउंट। तो किस चीज का वेट करें, जाके डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कीजिए। तो बिल क्या करते थे, बिल के पास जो वो शेयर्स खरीदते थे उस शेयर्स के अगेंस्ट को वो कोलैटरल रख के और लेवरेज ले लेते थे। और बिल का रेप्यूटेशन क्योंकि ठीक ठाक था मार्केट में, तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट बैंक इनको काफी सारा पैसा दे देते थे। उसके बाद ये उस समय पे क्या करते थे, ये 2012 की बात कर रहा हूं, तो जो स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते थे जिनको उन्होंने डिलीवरी पे उठाया है, वहीं पर अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज आ गई या कुछ खराब न्यूज आ गई तो ये क्या करते थे, उसको और पंप कर देते। वो अपने ट्रेडर्स को प्री मार्केट ओपनिंग में ही कह देते थे कि बॉस एक काम करो, भर भर के तुम इधर और स्टॉक्स उठा लो, ताकि नेगेटिव न्यूज मार्केट जब ओपन होगा तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट भी रहेगा कि अच्छा हमको लग रहा था बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है, शायद उतना नेगेटिव है नहीं, क्योंकि मार्केट प्लेयर्स को थोड़ी पता है कि भैया मार्केट को कोई रोकने की कोशिश कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने लग गए थे। लेकिन फिर 2012 पे इन पे इनसाइडर ट्रेडिंग का केस लगा और उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया कि भैया तुम दूसरों का पैसा मैनेज नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने पेनल्टी भी भरी, कुछ एक $40 मिलियन तक की पेनल्टी भरी, सारी चीजें क्लोज करी और वहां से निकल गए। लेकिन अब बिल हुआंग अकेले नहीं बैठ सकते थे। ओवरऑल दिस ड्यूरेशन, इतने करियर में इन्हें करीब करीब $200 मिलियन बोनसेस, चेक, सैलरी, अपना पैसा, प्रॉफिट शेयरिंग, इन सारी चीज़ों से कमा लिया था। तो बिल हुआंग ने बोला देखो दुनिया का तो मैं मैनेज नहीं कर सकता, सबसे बढ़िया है अपना पैसा खुद ही मैनेज करता हूँ, तो लेट्स डू इट। $200 मिलियन उन्होंने जो खुद के थे उसी से उन्होंने चालू कर दिया आर्कियोस कैपिटल। और यहीं से अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ा इंटरेस्ट आने वाला होगा। हम लोग जब रिटर्न्स की बात करते हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि साल में 10% बन जाए तो भी सही है, 5% बन जाए तो भी सही है। बिल ने 7 साल में, ध्यान से सुनिएगा, 7 साल में इस $200 मिलियन को $20 बिलियन बना दिया था। 1,60,000 करोड़ केवल 7 साल में। अब आप बोल रहे हो कि भाई साहब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी लगा दी बिल ने जो इतना ज़्यादा पैसा बनाने लग गए, पैसे पे पैसा, पैसा पे पैसा। तो बिल की ना एक बड़ी अजीब सी थ्योरी थी। बिल का ये मानना था कि भगवान चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्रिश्चियन वालों से इंट्रोडक्शन हो गया था, क्रिश्चियनिटी को ये ले चुके थे। तो बिल का ये मानना था कि भगवान हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके बिहाफ पे पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को संभालूं,
क्योंकि भगवान हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स देते हैं, रिजल्ट देते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए। और बिल की स्टार्टिंग से हमेशा से एक आदत थी, एक ही गलती थी जो हमेशा उनको फंसाती थी, कॉन्सेंट्रेटेड बेट। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड बेट का अर्थ क्या होता है कि आप बहुत सारा पैसा होता है वो गिनती की 2-3 स्टॉक्स या 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हो। अगर आप मैक्सिमम टाइम देखोगे, जो बड़े बड़े हेज फंड्स का कोलैप्स होता है, जो 15-20 साल तक काम करते हैं अचानक से खत्म हो जाता है, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नुकसान जो बहुत बड़ा होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स के कारण ही होता है, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा एक ही जगह पर लगा देते हैं। यही गलती बिल हुआंग इस समय पे वापस कर रहे थे। तो बिल हुआंग क्या करते थे कि इन्होंने बहुत सारा जो उनका कैपिटल था उस पर ढेर सारा लेवरेज लेते थे और लेवरेज लेके कैपिटल बढ़ाते रहते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको इतना ज़्यादा लेवरेज उनकी डिलीवरीज पे देता कौन था? तो वो था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये बड़ा शातिर तरीके से काम करते थे। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्वैप्स। अब स्वैप्स की एक खासियत ये रहती है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम होता है, ट्रेडर का नाम नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं एक डीमैट अकाउंट खोलता हूं कहीं पर XYZ पे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं बहुत बड़े बड़े शेयर्स उठाना, ठीक है। लेट्स से मैंने हुहुदा में अकाउंट खोला और हुहुदा के थ्रू मैं बड़े बड़े शेयर्स उठाना चाहता हूं। तो अगर ये मैं स्वैप्स उठा रहा हूं, तो स्वैप्स में अगर कल को कोई चेक भी करेगा कि भैया ये 200 करोड़ का किसने उठाया, तो उसमें अभिषेक कर नाम नहीं आएगा, उसमें नाम आएगा हुहुदा का। तो बेसिकली स्वैप्स का फायदा ये रहता है कि सामने वाली पार्टी एनोनिमस होती है, और इसी के चक्कर में बिल हुआंग उस समय के वेल बन गए थे। जिन लोगों को नहीं पता वेल क्या होता है, स्टॉक मार्केट की भाषा में वेल वो मनुष्य या फिर वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका मार्केट में बहुत बड़ा डोमिनेंस होता है, जिनका मार्केट में बहुत बड़ा रुतबा होता है, लेकिन वो कॉमन मासेस, कॉमन मीडिया से हिडन रहते हैं, मतलब एकदम सरफेस के अंडर रहते हैं। जैसे वेल क्या होता है, बहुत बड़ा ओशन रहता है, उसके अंदर वेल घूमती रहती है, उसी तरह इनको वेल कहते हैं। वेल वो होती है बड़ी मछली, बड़ी शार्क, जो दूसरों के नजर में नहीं आती है, पर वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रही है। तो वो क्या करते थे, बिल हुआंग ने एक बहुत बड़ा लूप होल निकाल लिया था। वो क्या करते थे, स्वैप्स के नाम पे अपने, जैसे उन्होंने उठा लिए कुछ स्टॉक्स, मान लीजिए उन्होंने एप्पल उठा लिया, माइक्रोसॉफ्ट उठा लिया, 4-5 स्टॉक्स उठा लिए, तो इसी स्टॉक के बदले पे वो 3-4 बड़े बड़े बैंक से, 4-5 बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक से उधार ले लेते थे, और जो उधार लेते थे उसको वापस उन्हीं स्टॉक्स पे लगा देते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जाऊंगा क्रेडिट स्विस के पास, क्रेडिट स्विस को मैं दिखाऊंगा कि देख लो भैया $200 मिलियन के पास मेरे पास स्टॉक्स हैं, आप मेरे को 5x लेवरेज पे आप मेरे को वो दे दो, उधार दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट देते रहूंगा। क्रेडिट स्विस मेरे को क्यों देगी पैसा? क्योंकि पहले चीज उसको मुझ पर भरोसा है कि नहीं, अभिषेक कर पुराना है, मार्केट में भागेगा तो नहीं, नुकसान भी होगा तो ये भर के देगा। दूसरी बात है, शेयर्स तो है ही मेरे पास, तो कल को अगर इसके शेयर की वैल्यू गिर गई, जो प्लेजिंग बोलते हैं, तो हम शेयर्स बेच देंगे, और अगर मान लो शेयर की वैल्यू बढ़ी तो इंटरेस्ट तो हमको मिल ही रहा है, तो हर तरफ से हमका फायदा ही है। तो क्रेडिट स्विस से इनने पैसे पहले सेम शेयर्स पे पैसे उठा लिए, फिर उसके बाद ये दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास भी, डॉइश बैंक हो गया, अलग अलग बैंक्स के पास जाके इन्होंने बहुत ज्यादा उधार उठा लिए। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि सेम सेट ऑफ कोलेट्रल होगा, 100 रुपए था, लेकिन 100 रुपए से इन्हें मिला के 5x करके 10,000 रुपए मार्केट से उठा लिए। मतलब बंदे के पास 100 रुपए का एसेट है, लेकिन 10,000 उसने 2,000 इधर से, 3,000 इधर से, 1,000 इधर से, 2,000 इधर से, 3,000 इधर से, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे एसेट्स उठा लिया। अब इसी के चक्कर में जब गेन बढ़ रहा था ना कंपाउंडिंग का, तो वो $200 मिलियन से इसी तरह से $20 बिलियन पे चले गए। बट अब इनकी ना एक ही प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए इतनी प्यारी प्यारी रिसर्च करते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना हुआ है कि जो लोग अभिषेक करके वीडियो को लाइक करते हैं वो लाइफ में बिलियनर जरूर बनते हैं। विश्वास ना हो तो करके जरूर देखिए, बिल्कुल हेल्प आउट होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब समय आता है मार्च 22, 2021। वायोकॉम नाम का एक स्टॉक रहता है जिस पे बिल हुआंग बहुत खतरनाक तरीके से अपने लॉन्ग पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं। इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशंस कुछ इस हिसाब से बना के बैठे हुए हैं कि इन्होंने जब से एंट्री करनी शुरू करी, वहां से विद इन अ फ्यू वीक्स, फ्यू डेज इन्होंने 160% चढ़ा दिया उस स्टॉक को। छोटा सा, मतलब इतना ज्यादा मार्केट का वैल्यूएशन नहीं था जितना, उन्होंने उतना चढ़ा दिया। और बिल हुआंग ने ये कैसे चढ़ाया था? अगेन, जब भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती थी तो प्री मार्केट ओपनिंग में अपने ट्रेडर्स को बिठा देते थे कि बॉस उठाओ 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 उठाओ। तो उसके चक्कर में नेगेटिव न्यूज न्यूट्रलाइज हो जाती थी, मार्केट सेंटिमेंट सही हो जाता था, फिर लोग उठा लेते थे। तो उन्होंने, और फिर उसके बाद वो इतनी बाइंग कर रहे थे तो वॉल्यूम बजर्स लोगों के बज रहे थे, तड़ 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 तड़। तो ट्रेडर सोचते थे यार इतना वॉल्यूम हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, उठाओ उठाओ उठाओ। तो हर कोई इसको उठाने लग जा रहा था। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था कि वो स्टॉक धनाधन 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 ऊपर जा रहा था।
समय इतना हो गया कि भैया इनके मैनेजमेंट से इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपका शेयर तो खतरनाक तरीके से चल गया, तो मैनेजमेंट खुद बोला बोले हमको ही पता नहीं है भैया हमारा शेयर इतना क्यों ऊपर जा रहा है, वी हैव नो आइडिया। इनको आइडिया भी कहाँ से होता है, स्वैप्स के थ्रू ये सारी चीजें की जा रही थी। और मैंने आपको क्या बताया, स्वैप्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नाम रहता है, इंडिविजुअल का नाम नहीं है। तो ये लोग हैरान है, इनफैक्ट ये इतने ज्यादा हैरान है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर बेच ही देते हैं। बेच क्यों देते? क्योंकि वैल्यूएशन अच्छी खासी हो गई। प्रमोटर ने क्या सोचता है, देखो एक प्रमोटर ये सोचेगा ना कि महंगा हो रहा है, महंगे पे बेच देता हूँ, जब नीचे आएगा तो वापस बाय बैक कर लूंगा। तो इन्होंने बेच दिया। तो बिल हुआंग जो सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे कि भैया इस साल भी मेरे स्टेलर रिटर्न्स निकलेंगे, मार्च 22 2021 को इनकी थोड़ी 12 बजने वाली थी। वो इसलिए था क्योंकि जब मैनेजमेंट ने थोड़ा सा बेचना शुरू किया तो इससे एक नेगेटिव मैसेज चले गया। नेगेटिव मैसेज चलने के चक्कर में लोग अलग से बेचने लग गए। पहले स्टॉक गिर गया 9% एक हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते तक खुलते खुलते 23% गिर गया। अब 23% एक्चुअल में इतना बड़ा फॉल टेक्निकल टर्म्स में नहीं कहा जाएगा, बिकॉज देखिए मार्केट में कभी भी उछल पुछल होती है तो इतना बड़ा फॉल तो हो ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम बिल हुआंग को आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब मार्जिन कॉल्स आने लगे। मार्जिन कॉल क्या होता है कि भाई जब आप किसी कोलेटरल के अगेंस्ट में प्लेज करके मार्केट से पैसा उठाते हो तो उसका एक लिमिट थोड़ा नीचे हो जाता है, तो ब्रोकर आपको कॉल करके बोलता है ना सर आपके सौदे कट जाएंगे, या तो पैसा डालो या तो फिर आपके और इक्विटी बढ़ाओ। सिंपल सी चीज है। तो यही चीज होने लग गई। इनफैक्ट उस समय पे वॉल स्ट्रीट के जितने डीलर्स थे बड़े बड़े बैंक्स के, वो कहने लग गए कि बिल भाई अपनी पोजीशन काट दे, नुकसान ले ले, एटलीस्ट मार्केट में टिका रहेगा, अदरवाइज बैंड बच जाएगी क्योंकि तुम बोरोड फंड्स में हो। ये मानने को तैयार नहीं है। और उधर वायोकॉम पूरी तरीके से गिर रहा है, धनाधन 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 इतने तरीके से गिरा कि फाइनली सारे पोजीशंस लिक्विडेट करने पड़े। बट वो इतना लेट हो गया था कि लिक्विडेट करते करते जो बिल हुआंग की कंपनी थी आर्किगोस कैपिटल, वो बैंकरप्ट हो गई है। क्रेडिट स्विस का $5.5 बिलियन का नुकसान हो गया, नोमुरा का $2.5 बिलियन का नुकसान हो गया, गोल्डमैन सैक्स और डाउश बैंक अकेले थे जो हल्के पुल्के में बच गए, लेकिन बाकी सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को तगड़ा वाला नुकसान हो गया। मतलब आप समझ रहे हो कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बैंड बजा दी एक बंदे ने अपने ही पैसे लगा के। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम ने उसको इतना ज्यादा कर्जा दे के रखा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बंदा इतने तरीके से खेल रहा था, इतना बड़ा ट्रेडर था, तो कॉमन पब्लिक को इसके बारे में क्यों नहीं पता था? बिकॉज ये सिंपल लिविंग पे पूरी तरीके से बिलीव करते थे, नॉर्मल से अपनी हुंडई कार चलाते थे, नॉर्मल लाइफस्टाइल चलाते थे, छोटा सा घर था, कोई फैंसी वेकेशन नहीं था, कोई फैंसी शो ऑफ नहीं था। तो ये मार्केट में रहने के बाद भी, एक बड़ी वेल होने के बावजूद लोगों को नहीं पता। जैसे हमारे सूरत के ऑपरेटर्स रहते हैं, अगर आपने हमारे पॉडकास्ट देखे होंगे भी, हाल फिलहाल में एक और तगड़ा वाला पॉडकास्ट कुछ दिन में आएगा उमेर के चैनल पे भी, वो भी देखेगा। तो कहीं ना कहीं यही चीज हो गई कि वो जो एक लो प्रोफाइल रखा था, इसके चक्कर में लोगों को नहीं पता था कि भाई कितना बड़ा इंसान है ये बंदा। जब $20 बिलियन था तो इसके पास ये लिक्विड था। आज हम जब बिलियनर्स की बात करते हैं तो उनके नेटवर्थ की बात करते हैं। ये बंदे की नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बंदा वो है कि कल को अगर कोई बोलेगा कि यार उधार में दे दे मेरे को 1.5 लाख करोड़ रुपए, तो ये उठा के दे भी सकता था। ये वाला लिक्विड वाली चीज मैं बोल रहा हूँ, इसके पास इतना था। बट अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा लेवरेज के चक्कर में इसकी हालत टाइट हो गई। इसके बाद क्या होना था? इसके बाद केस डला इन पे, इनकी कंपनी बंद हो गई। बाद में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड के इल्ज़ाम लगे इन पे। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने एक ही कोलैटरल के बेसिस पे इतने सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को उल्लू बना के उन लोगों से पैसा उठा लिया था बोरोड फंड करके, क्योंकि रातों रात इतना बड़ा $1 बिलियन इवापोरेट हो गया मार्केट से। इनफैक्ट जब वो लास्ट टाइम मार्केट में थे, जब $20 बिलियन था, तो उनके नेट साइज $130 बिलियन के उन्होंने पोजिशंस बना के रखी हुई थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, औकात के अनुसार हमें ट्रेड करना चाहिए। हो सकता है किसी के लिए 10,000 का नुकसान भी बहुत बड़ा हो, और हो सकता है किसी के लिए 10 करोड़ का नुकसान भी छोटा हो। बट ये तभी है जब उनके पास उतने एसेट्स और उतना नेटवर्थ है। आपके लिए शायद 5,000 10,000 एक बड़ा अमाउंट हो सकता है या छोटा अमाउंट हो सकता है, लेकिन वहीं पर किसी और के लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है। आपके लिए शायद 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ शायद बड़ा अमाउंट हो सकता है, वहीं पर किसी के लिए छोटा अमाउंट हो सकता है। तो हमेशा हमें अपने पोटेंशियल के बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए, रैंडम नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बता दूं, आज के समय पे ग्लोबली फैमिली ऑफिसेस के पास $6 ट्रिलियन के एसेट्स रहते हैं, और ये हिडन है फ्रॉम द नॉर्मल मार्केट। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बिल हुआंग जब इतना ज़्यादा पैसा उठाता था तो मार्केट को क्यों नहीं पता लगता था, रेगुलेटर को क्यों नहीं पता लगता था? इसका सिंपल सा रीज़न है कि हेज फंड्स और फैमिली ऑफिसेस का एक रूल है
कि आप कितनी भी बोरिंग कर लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इन जनरल यूएस में एक रूल रहता है कि 50% से ज़्यादा आप बोरो मनी नहीं कर सकते हो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, एक लिमिट लगाई जाती है। लेकिन बिल हुआंग फैमिली ऑफिस संभाल रहा था आर्किगोस कैपिटल के नाम पे, तो फैमिली ऑफिसेस और हेज फंड को कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता, और इसी चक्कर में यूएस में काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो टोटल $6 ट्रिलियन अंडर मैनेजमेंट मैनेज करती हैं, हिडन हैं, और वो स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस भी करती हैं। इसी तरीके की हमने चीज़ें कुछ हमारे इल्यूमिनाटी वाले वीडियो में भी बताया है, फिर किस तरह से ब्लैक रॉक अभिषेक कर अगर आप सर्च करेंगे वहाँ पर भी बताया। अगर आपको चाहिए कि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक दिया है, जाके चेकआउट जरूर करना और डिस्काउंट का फायदा जरूर ले।